अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलें, आवाज क्लियर है, स्क्रीन आ रही है। लास्ट क्लास में हमने एक सवाल देखा था समर 2021 एमएसए 1 का। आ, इस सवाल को हमने प्यारे बच्चों आज कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास में हमने एक ट्रांजैक्शन देखी थी सेल एंड लीज बैक की, और उसको बहुत डिटेल में पढ़ा था प्यारे बच्चों। और आज हमने क्या काम करना है, आज हमने इसके ऊपर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है। एक सेकंड में चार्ज पे लगा लूँ इसको। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करा था? हाँ जी बच्चों, घर से देखा था इस सवाल को? चले जी, आज एक और पार्ट पढ़ते हैं इसका। और एक और पार्ट था हमारे पास, डेवलपमेंट ऑफ को वर्किंग स्पेस एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सही है। इस सवाल को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्यारे बच्चों। कोई बताएगा इसमें मसला क्या था? इस सवाल में मसला ये था, इस सवाल को अगर मैं वापस पढ़ लूं, लाहौर बिल्डर्स परचेज्ड अ लैंड एट रुपीज 150 मिलियन इन जून 2020 विच वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट डेट। क्यों? बिकॉज ऊपर जो बिजनेस आपको डिफाइंड है वो बिजनेस यह है यही कि आपने इसको रेंट पे देना होता है। ठीक हो गया जी। As the intention was to build a property that will be used as a mixed residential and office space in line with many other developments. In 2021, Lahore Builders has submitted the construction plan with the Building Control Authority to create the office that will take the form of co-working spaces in which several small businesses will rent a desk or area within the overall larger office. The change co-working space reflects a change in demand in the sector and means that the Lahore Builders will be responsible for providing a wide range of services to those that rent a space. Construction plans have also been submitted regarding the residential apartment, which will be rented out as a serviced apartment. When the development is complete, service apartment are more like a hotel service, when the apartment will be cleaned and maintained by the Lahore builders. The construction plans are close of being approved and the basis confident the plans will be accepted. प्यारे बच्चों, सवाल में कोई मसला है? जल्दी से बता दें, इसमें कोई मसला है? मुझे पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सवाल की रिक्वायरमेंट थी एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। पहले तो ये बता दें। हम कहेंगे जब ये एसेट आपने खरीदा था, जब ये लैंड आपने खरीदी थी जिस जमाने में, उस लैंड को आपने एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल सही क्लासिफाई किया था। लेकिन चूंकि अब अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने उसको एज अ क्लासिफाई किया था। सही है, एज अ क्लासिफाई किया था। ठीक है। उस वक्त क्लासिफिकेशन क्या थी? उस वक्त आपका कोई आपकी इंटेंशंस थी, उस वक्त आपकी कुछ इंटेंशंस थी। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। और सर्कमस्टांसेस क्या चेंज हो चुके हैं? सर्कमस्टांसेस ये चेंज हुए कि अब आपने इस जगह को किस पर्पस के लिए करना है? एज अ सर्विस्ड अपार्टमेंट यूज करना है, एज अ सर्विस। और आपने वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देनी है, विच इंक्लूड्स होटल सर्विसेज। प्यारे बच्चों, ये आपके पास सवाल है, मुझे इसमें एक्सप्लेन कर दें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू क्या है। ये तो सवाल है, मुझे एक्सप्लेन कर दें इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से। चलें बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया था यार, इस तरह ना करें बच्चों। बच्चों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, जल्दी छेती छेती। जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आप एक्सप्लेन करेंगे, आप कहेंगे कंपनी के पास एक लैंड है,
यार व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है बच्चों? स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? ये क्यों यार बच्चों? अब क्लियर है? अब दिख रही है? बच्चों अब दिख रही है? चलें, जबरदस्त जबरदस्त। मैं सॉरी, मेरी गलती है, मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से। सर आपने एक जमाने में लैंड खरीदी थी, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया था, और क्लासिफाई करके आपकी इंटेंशन कुछ थी, आपकी इंटेंशन थी कि आप उसको रेंट पे देंगे। सही है जी। अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। क्या चेंज हो गया? कि अब एज अ सर्विस्ड अपार्टमेंट वो यूज हो रहा है। अब वो एज अ सर्विस अपार्टमेंट यूज हो रहा है, और उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज दैट इंक्लूड्स दैट इट सिमिलर टू होटल सर्विसेज। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन एक्सप्लेन कर दो। मैं कहूंगा जो मैंने लैंड, जो मेरे पास लैंड है वो रेंट है, ठीक है। चूंकि रेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूरी कर रही है। लेकिन रेंट के साथ साथ इस लैंड के ऊपर मैंने उसको क्या प्रोवाइड करनी है? मैंने कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर ये सर्विसेज, इसको यूं कर लेते हैं, क्या ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट है? यस, नो। अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं है प्यारे बच्चों, फिर ये क्या क्लासिफाई होगा? जल्दी से बता दे। अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं है फिर क्या क्लासिफाई होगा? बच्चों अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट नहीं है फिर क्या क्लासिफाई होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी, छेती छेती। सर फिर तो IS 40 के हिसाब से, और अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तो सर फिर ये क्या कहलाएगा? फिर ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कहलाएगा। सही है जी। अब इसका मतलब है एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। आपने फतवा नहीं देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, आपने IS 40 के कॉन्सेप्ट डिलीवर करने हैं। सही है, IS 40 के। और IS 40 में आपने इन सर्विसेज का क्या नाम देना है? एंसिलरी सर्विसेज। और आपने फिर ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है कि जी अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तो फिर ये रिक्लासिफाई होगा ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में, और अगर सर्विस सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने इस लाइन को पकड़ के मजीद दे दो यार, बहुत शुक्रिया। आपने इसी लाइन को पकड़ के, इसी लाइन को पकड़ के आप कुछ यहाँ पे मजीद बातें बता सकते हैं? कोई मजीद कॉन्सेप्ट दे सकते हैं? एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन, कुछ मजीद कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकता हूं बच्चों? जल्दी, छेती छेती। बच्चों क्या यहाँ पे अगर यस आ जाए, सिग्निफिकेंट यस या सिग्निफिकेंट नो, चले सिग्निफिकेंट नो का बता दे या सिग्निफिकेंट यस का बता दे, चले, मैं कोई मजीद कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकता हूं? सर मैं यहाँ पे मजीद कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकता हूं कि फिर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिक्लासिफाई करना पड़ेगा ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। सही है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेशन क्या होगी? उस डेट पे, इस डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ये जो फेयर वैल्यू का चेंज होगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से होगा। जो न्यू फेयर वैल्यू होगी ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के हिसाब से, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी डीम्ड वैल्यू होगी। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। बच्चों ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। अब मुझे एक और बात बता दे जल्दी से, मुझे जल्दी से बता दे, क्या सवाल में ऑडिट रिस्क बता सकते हो? अब सवाल में ऑडिट रिस्क आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए इस चीज से जो आपने यहाँ पे अंग्रेजी लिखी है। क्या मुझे ऑडिट रिस्क बता सकते हो? देयर इज अ रिस्क, जल्दी से 2 से 3 रिस्क बता दे। पहला रिस्क, देयर इज अ रिस्क ancillary services are material, therefore classified as ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। और जब ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगा फिर क्या मसला है? फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन, ऐसा ही है, may not be recorded या डिटरमाइंड एक्यूरेटली या करेक्टली। और तीसरी चीज, इसकी जो अकाउंटिंग है may not be accounted for as per जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, may not be accounted for as per IS 16 and IS 40।
क्योंकि जब आप रिक्लासिफाई करेंगे तो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे IAS 16 अप्लाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जो उस डेट पे आप रिवैल्यूएशन करेंगे उस वक्त तक का सारा ट्रीटमेंट IAS 40 के हिसाब से होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? जल्दी से बता दें यार। एक और चीज ऐड करते हैं इसके अंदर, ऑडिट प्रोसीजर भी लिख सकते हैं हम तो। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं। क्या हम ऑडिट प्रोसीजर्स लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इसके तो ऑडिट प्रोसीजर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना, सेम। इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जल्दी से बता दें, ये कैसे पता चलेगा? जल्दी, छेती छेती प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। प्यारे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं मिद्दत, क्या हो गया? नहीं नहीं, सारे एक्सपर्ट के अलावा कुछ आप भी तो काम करें। जल्दी छेती छेती। ये डायग्राम सामने रखें, सब कुछ इस डायग्राम से निकलेगा, सब कुछ इस डायग्राम से निकलेगा। ये जितना कुछ लिखा ये IAS 40 से लिखा है, और ऊपर आपके अंदर नोट्स में ये IAS 40 पूरा इंक्लूड किया हुआ है, पूरा इंक्लूड किया हुआ है, जो कल लास्ट क्लास में रीड भी किया था। इसी से मैंने ऑडिट रिस्क बता दिए, इसी से मैंने ऑडिट रिस्क बता दिए, इसी से ऑडिट प्रोसीजर होंगे। जल्दी छेती छेती प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, एग्रीमेंट नहीं होंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखना पड़ेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं होंगे कोई भी डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में क्या देखना पड़ेगा? जल्दी से बता दें मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट में क्या देखना पड़ेगा? टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी देखनी पड़ेंगी? जल्दी से बता दें। टर्म्स एंड कंडीशन में कौन सी क्या देखनी पड़ेगी? वलीद बिल्कुल जबरदस्त कह रहे हो। नेचर ऑफ सर्विसेज, सही कह रहा हूं। नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज। समझ आ रही है बात? यही तो दो वर्ड है जो यहां लिखे थे, यही तो दो जो वर्ड थे जो यहां लिखे थे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों समझ आ रहा है? यही तो दो वर्ड थे जो हमने यहां लिखे थे। तो नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है और सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज क्या है? क्या यहां तक बात समझ आती है? बच्चों मुझे बताएं, फेयर वैल्यू के सारे प्रोसीजर सेम होंगे, बस एक न्यू प्रोसीजर आएगा, कोई बताएगा? एक न्यू प्रोसीजर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बस वो एक न्यू प्रोसीजर मुझे बता दें। बच्चों फेयर वैल्यू के सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे, एक न्यू प्रोसीजर ऐड हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप फेयर वैल्यू में सिर्फ एक प्रोसीजर लिखेंगे। क्या फेयर वैल्यू उसी डेट पे डिटरमाइन की गई है? किस डेट पे? किस डेट पे? जल्दी छेती छेती। जबरदस्त जबरदस्त, एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू के सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे, बस एक ये प्रोसीजर ऐड हो जाएगा। बच्चों समझ आ रहा है? तो मुझे सिर्फ ये बता दें क्या ये वाले प्रोसीजर क्लियर है प्यारे बच्चों? जब तक आप एग्रीमेंट या मिनट्स ऑफ द मीटिंग या डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे, या मैनेजमेंट से इंस्पेक्शन से पहले अगर मैनेजमेंट से इंक्वायरी नहीं करेंगे, इंक्वायरी क्या करेंगे मुझे बताएं, ये एग्रीमेंट में क्या देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है और सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज क्या है, तभी तो आप डिटरमाइन कर सकेंगे कि सर्विसेज मटेरियल है भी कि नहीं। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। मैं IQ में कहता हूं कि यार मैं एक अपना रूम आउटसोर्स कर रहा हूं, अपनी क्लासरूम आउटसोर्स कर रहा हूं, सही है, अपनी एक क्लासरूम आउटसोर्स कर रहा हूं। प्यारे बच्चों मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई कर सकता हूं, ऐसा ही है? समझ आती है बात? लेकिन मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं कि मैं कंप्यूटर लैब आउटसोर्स कर रहा हूं, और मैं कंप्यूटर भी लगा के दूंगा, कंप्यूटर में विंडोज भी एक्टिवेट करके दूंगा, कंप्यूटर की मेंटेनेंस भी करके दूंगा, लाइट चली जाएगी तो जनरेटर भी ऑन करके दूंगा, प्यारे बच्चों क्या ये अब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है?
बच्चों क्या ये अब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं सर, अब जगह से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपकी सर्विसेज मैटर करती है। जगह से आप बेसिकली वो सर्विसेज देने के लिए उसको जगह दे रहे हैं। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रोसीजर्स मेंशन किए। प्यारे बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे? एग्जैक्टली नाउ अगर मैं सिर्फ रूम दे दूं, मैं कहूँ भाई मार्कर खुद अपने लेके आना, बोर्ड का निजाम देख लो, कैमरा वगैरह देख लो, सब मैं सिर्फ एक जगह दूंगा, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जगह दूंगा यार, यूज करना है करो, यूज नहीं करना नहीं करो, ना मैं चाय दूंगा ना पानी दूंगा, ना मेरा एडमिन का बंदा होगा ना मेरा फाइनेंस का बंदा होगा, मैं कुछ नहीं। तो यार ये, लेकिन अगर इसी क्लासरूम के साथ मैं कहूँ कि यार मैं अपने एडमिन का बंदा भी बिठाऊंगा, मैं आपको फाइनेंस की सर्विस भी दूंगा, मेरा बंदा कैमरा पकड़ के भी बैठ जाएगा, मेरा बंदा अटेंडेंस भी ले लेगा, लाइट चली जाएगी तो जनरेटर की सर्विसेज भी दे दूंगा, आपके बच्चों के क्विजेस मॉक वगैरह भी कंडक्ट कर लूंगा, वो लाइब्रेरी भी यूज कर लेंगे। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जगह से ज्यादा सर्विसेज मेजर पार्ट है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, जो कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है? और मेरे साथ मैं आप ही कह रहा हूँ, सही है। कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे भाई। दो बातें, सवाल शेयर कर दूं, सवाल मैं दूसरी बार रीड कर रहा हूं, मैं आपके साथ एक बार तीसरी बार भी रीड कर लूंगा, शायद आपने लास्ट क्लास नहीं ली होगी, बट कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ थर्ड टाइम भी क्वेश्चन रीड कर लूंगा। एक भाई का सवाल था, सर ये सी फैप 6 की क्लास है या MSA 1 की क्लास है? ये दोनों की क्लासेस है। मैं सवाल MSA 1 का करा रहा हूँ, समर 2021, क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने लास्ट आई बिलीव फ्राइडे को करवाया था शायद। तो समर 2021 का क्वेश्चन 1 कराया था मैंने, सवाल ये ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। ये MSA 1 का सवाल है, मैं MSA 1 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सी फैप 6 में MSA 1 की चीजें वो पूछ रहा है, तो सी फैप 6 वाले भी ये क्लासेस ले रहे हैं। सी फैप 6 वालों को वापस से रिपीट कर दूं, कोई एतराज तो नहीं है कि मैं आपके साथ MSA 1 वालों को पढ़ा रहा हूँ? और MSA 1 वाला आपको भी कोई एतराज नहीं है कि मैं आपके साथ सी फैप 6 वालों को पढ़ा रहा हूँ? डन हो गया प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया। अब ये सवाल आज के बाद से ना हो, खुदा का वास्ता है, ठीक है? ठीक हो गया मेरे भाई। और मैं आपको आज की क्लास में प्रूफ करके दूंगा कि विंटर 17 का एक सवाल था, रिचर्ड टाइम में आया था, वो इसी सेल एंड लीज बैक जो सवाल दिया हुआ है यही से सवाल आया था, यही एग्जैक्ट सवाल यहाँ पे आया था, ठीक है? मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, तीसरा सवाल हम पढ़ते हैं। उमेर साहब अब आप यहाँ से देख लीजिए, सवाल की दो रिक्वायरमेंट है। इस सवाल को पढ़ के आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करनी है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपने इसी को देख के ऑडिट रिस्क। तीसरी रिक्वायरमेंट हमने खुद ऐड कर ली है, ऑडिट प्रोसीजर। सही है, अब ये इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, उमेर साहब बिल्कुल एक्टिव रहिएगा और आपने मुझे जवाब देना है। Transfer to investment property. Lahore Builders has been developing an office block for sale and has classified the development within inventory. चूंकि बना के बेच रहा हूं तो जाहिर सी बात है अब ये मेरी इन्वेंट्री है। As a result of market changes in the local area, the director decided on 1st January 2021 to change their plans and to rent out the offices as each floor is completed. ठीक हो गया जी? On 1st January 2021 the completed office block was transferred out of इसी तारीख को was out to inventory and was reclassified as an investment property as its fair value at that date. As the fair value exceeds the carrying amount of the inventory, a gain of rupees 125 million was recognized in profit or loss as a reduction in the operating cost. At the year end, the investment property remains measured at its fair value at the date of transfer of rupees 1200 million. The finance director confirmed that at the year end they had still not signed any rental agreement because of the uncertain economic environment. सवाल क्लियर है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप अपनी अंग्रेजी और हिज्जे के हिसाब से इसको पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम सुकून से डिस्कस करते हैं। एक बार आप भी इसको पढ़ लीजिए।
प्यारे बच्चों, कोई मसला है? सवाल रीड कर लिया है? प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपने मुझे ये बताना है, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन मुझे एक्सप्लेन करके देना है, जल्दी छेती छेती। और मेहर साहब, आप क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपने एक्सप्लेन करना है। क्या सवाल में कोई मसला है अकाउंटिंग का? अब मैं आपके सामने जो सिनेरियो है उसके ऊपर आईएफआरएस का ये पैराग्राफ पैराग्राफ सामने रख रहा हूं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इसको एक बार पढ़ लें। मेरी गुजारिश ये है प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार पढ़ लें। प्यारे बच्चों, जब पढ़ ले तो मुझे बताइएगा। ये आपके सामने आईएफआरएस भी रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। आपने एक बिल्डिंग बना रहे हैं और आपकी इंटेंशन क्या थी? आपने उसको सेल करना था, ठीक है। जब आपने सेल करना था तो यहाँ पे IS2 अप्लाई हो गया और आपने इस इन बिल्डिंग को रिकॉग्नाइज किया एज एन इन्वेंट्री और उसको मेजर किया एज पर IS2। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जवाब दे दीजिएगा प्लीज, जवाब दे दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये काम प्यारे बच्चों आपने किया। जहां आपने ये काम किया, फिर आपने 1 साल बाद कहा, 1 साल बाद आपने कहा कि नहीं यार, कोई खरीदेगा नहीं, मार्केट खराब है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रेंट पे दे देता हूं, मैं इसको रेंट पे दे देता हूं। आपकी इंटेंशन चेंज हुई और आपने कहा मैं इसको रेंट पे दूंगा। क्या रेंट एग्रीमेंट बन चुका है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएं, क्या रेंट एग्रीमेंट बन चुका है? सवाल आप पढ़ चुके हैं सारे सवाल, आप वापस से देख ले, मैं आपके सामने वापस से सवाल रख रहा हूँ, वापस से आपके सामने सवाल रख रहा हूँ और इस वाली लाइन को पढ़िएगा। डन हो गया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ सकता हूं? तो आपने कहा क्या रेंट एग्रीमेंट साइन हो गया? नो, रेंट एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन है। क्या इंटेंशन की बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं? क्या इंटेंशन की बेसिस पे मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं प्यारे बच्चों? अच्छा, अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि मैनेजमेंट ने इसको इन्वेंट्री क्लासिफाई किया, जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन मैनेजमेंट इसको क्लासिफाई कर रही है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्यों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? ठीक है। In order to classify as an investment property, yes, in order to classify as an investment property, there must be, there must be क्या? There must be a evidence of change in use.
एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देयर मस्ट बी एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। सुन लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, in isolation a change in management for the use of property does not provide evidence of a change in use and there is an evidence of the change in use। तो मैंने कहा there must be an evidence of the change in use, और नीचे मैंने इसकी एग्जांपल कॉपी कर ली। फॉर एग्जांपल कौन सी एग्जांपल? इंसेप्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज, आप रेंट पे दे रहे हैं तो इंसेप्शन ऑफ एन रेंट एग्रीमेंट। क्या ये दोनों चीजें हो चुकी हैं? क्या ये दोनों चीजें हो चुकी हैं प्यारे बच्चों? क्या ये दोनों चीजें हो चुकी हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से, एक चीज ये और दूसरी चीज ये, क्या ये चीजें हो चुकी है? नो। अगर तो यस, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर तो नो, तो इसका मतलब है क्या आप क्लासिफाई कर सकते हो? क्या आप क्लासिफाई कर सकते हो? नो। अगर आप क्लासिफाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये अभी भी क्या रहेगी? ये अभी भी क्या रहेगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। इन्वेंट्री रहेगी। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी ईयर एंड पे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, फेयर वैल्यू पे नहीं होगी। मुझे इसकी एडजस्टमेंट बता सकते हैं जल्दी से? सवाल में क्या मैं देख के एडजस्टमेंट बता सकता हूं? आपके सामने सवाल वापस से रख लेता हूं प्यारे बच्चों, मुझे एडजस्टमेंट बता दें। कितने की एडजस्टमेंट आएगी? जल्दी से बता दें कितने की एडजस्टमेंट आएगी। उमेर साहब सवाल में लिखा हुआ है मेरे भाई, जल्दी छेती छेती। क्या 125 का गेन रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? क्या इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू पे 1200 मिलियन पे रिकॉर्ड कर सकता हूं? प्यारे बच्चों ये दो एडजस्टमेंट मेरे पास आ जाएंगी, ये दो एडजस्टमेंट मेरे पास आ जाएंगी। पहली एडजस्टमेंट ये जो 125 मिलियन का गेन है, और हम मटेरियल लास्ट क्लास में डिटरमाइन कर चुके थे, इसको तो रिवर्स करें, प्लस ये जो 1200 मिलियन की फेयर वैल्यू है, 1200 मिलियन की फेयर वैल्यू है, इसमें से जो पोर्शन कॉस्ट का होगा वो तो रहेगा। लेट्स से कॉस्ट उसकी 100, सवाल में नहीं दी हुई, आप एजम्पशन ले लीजिएगा कि अगर इसकी कॉस्ट 100 मिलियन है, अगर इसकी कॉस्ट 100 मिलियन है प्यारे बच्चों, तो ये कॉस्ट पे होगा और उसके बाद भी इसकी एनआरवी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, सही है? और अगर एनआरवी 80 आ जाएगी तो मैं इसको 80 पे रिकॉर्ड करूंगा। मैं फेयर वैल्यू, और सेंस भी नहीं बनता कि 1200 की फेयर वैल्यू आए तो मेरी एनआरवी कॉस्ट से कम आ रही हो नहीं सकता ना कि फेयर वैल्यू 1200 मिलियन है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये आपने इस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन एक्सप्लेन करनी होगी, और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो आईएफआरएस के वर्ड हैं ये आपके आंसर में लाजमी यूज होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आता है? एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब आप एफएफआर का पर्चा देते हैं, जब आप एफएफआर का पर्चा दे रहे होते हैं, वो आपसे कैलकुलेशंस पूछता है, ठीक है? यहाँ कैलकुलेशंस नहीं पूछ रहा होता, वो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? वो यहाँ आपसे कमेंट्री पूछ रहा है, वो आपसे एज एन अकाउंटिंग ओपिनियन पूछ रहा है जो कि हम फर्म में बनाते हैं। समझ आ रहा है? बेहतरीन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन हो गया। इसी को सामने रख के हम फॉरेन से ऑडिट रिस्क बता सकते हैं, और हम ऑडिट रिस्क क्या बताएंगे? देयर इज अ रिस्क दैट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मे नॉट बी met। काफी है, बेहतरीन हो गया। देयर इज अ रिस्क दैट द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मे नॉट बी met। उमेर साहब क्लियर है? आप बच्चों यहां तक क्लियर हो? पहले मुझे मेरी सवाल का जवाब दो। मैंने रिस्क, अब मुझे बताएं इसी रिस्क के अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर बता दें प्यारे बच्चों। इसी रिस्क के अगेंस्ट मुझे जल्दी से छेती छेती ऑडिट प्रोसीजर्स बता दें मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों जल्दी छेती छेती, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं बच्चों, खुदा का वास्ता है थोड़ा सा मुझे प्रोसीजर बता दो। सोचो, पूरा सवाल पढ़ लिया, आईएफआरएस रीड करा दिया, रिस्क ड्राफ्ट कर लिया, प्रोसीजर सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी करा रहा हूं। और वही अगर आपने प्रोसीजर के लेक्चर्स देखे हुए हैं, टेक्निक आपको पता है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नहीं नहीं, जादून क्या हो गया मेरे भाई? प्रोसीजर्स जल्दी छेती छेती। वलीद जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। पहला काम, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूं? क्या इंक्वायर करूं मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दे। ये कर लूं? इंक्वायर कर सकता हूं मैनेजमेंट से एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज।
मैनेजमेंट की चीज को किससे कोऑपरेट करता हूं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स देख लूं जिसमें ये लिखा गया है कि हम प्लान चेंज कर रहे हैं। तीसरी चीज, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूं। किस चीज के बारे में इंक्वायर कर सकता हूं? अबाउट द रेंटल एग्रीमेंट। बच्चों ये वर्ड समझ आते हैं? बच्चों ये बात समझ आती है? बच्चों थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये जो प्रोसीजर्स मैंने लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये प्रोसीजर्स मैंने कहां से लिखे हैं? जल्दी से बता दें। ये प्रोसीजर मैंने कहां से लिखे हैं? जल्दी, छेती छेती। ये प्रोसीजर्स मैंने कहां से लिखे हैं? ये वही प्रोसीजर है जो मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन किया था प्यारे बच्चों। ये वही प्रोसीजर्स हैं। अगर ये सुनिएगा मेरी बात को गौर से, ये सुनिएगा मेरी बात को गौर से। अगर मैंने अभी आपके साथ बैठ के देयर मस्ट बी एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज, इससे पहले मैंने प्रोसीजर के लिए कौन सा वर्ड लिख लिया? इसी से पहले मैंने कौन सा वर्ड लिख लिया प्यारे बच्चों? जल्दी से बताते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी से पहले मैंने कौन सा वर्ड लिख लिया? प्यारे बच्चों क्या ये बात समझ आती है? प्यारे बच्चों, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन से ऑडिट रिस्क निकलेगा और उसी ऑडिट रिस्क से ऑडिट प्रोसीजर निकलेगा। अगर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लेक्चर देखे हो प्यारे बच्चों तो आपको पता हो ऑडिट प्रोसीजर हमारे पास एक टेक्निक होती थी। क्या टेक्निक होती थी? सामने आईएफआरएस को रखे, यहाँ पूरा आईएफआरएस जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ये दोनों चीजें और ये चीज इससे, ये चीज इससे आपस में क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, आपस में क्या होनी चाहिए? आपस में कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या ये बात समझ आती है? और अगर आप मेरा आंसर देख लें, अगर आप मेरा आंसर देख लें, अगर आपको टेक्निक समझ आ जाएगी प्यारे बच्चों, आप दुनिया का कोई भी आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये इसको गौर से देखें, तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है। ये आपके पास एक पेज पे आ रही होगी प्यारे बच्चों। ये तीनों चीजें आपकी आपस में हमेशा 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 लिंक्ड होगी प्यारे बच्चों, देख लें उसको गौर से। ये आईएफआरएस एक्सप्लेन हुआ है, 2 मिनट दे रहा हूं, सुकून से देखें। उसी के बाद मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पे ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया। तीनों को अगर मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, तीनों चीजें आपस में लिंक्ड है मेरे प्यारे बच्चों। आप इंक्वायर कर लेंगे। आप, तभी तो मैंने इंक्वायर का वर्ड लिखा है, तभी तो मैंने इंक्वायर का लिखा है। आप इंस्पेक्ट लिख लें और आगे लिख दें इफ एनी, इफ एनी। अभी कोई मसला ही नहीं है। बच्चों मैं 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें। फिर मैंने एक चीज दिखानी है आपको और सवाल आगे बढ़ाना है। 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें।
बच्चों मुझे बताएं, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, क्या स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाएं। सारा 125 की कंफर्म्ड है, 1200 के लिए, चूंकि इसमें जो कॉस्ट नहीं बताया तो मैं इम्पैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसको वर्बली बता दूंगा कि इन्वेंटरी शैल बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, तो 1200 पे रिकॉर्ड नहीं होगी, जो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे उस पर रिकॉर्ड होगी। और इट कुड बी एनी अमाउंट, जब उसने मुझे दी ही नहीं तो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। बच्चों सब आ गए स्क्रीन पे? जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों, जबरदस्त हो गया। सब आ गए यहाँ पे? स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, ये मैं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने रखूं एक चीज, ये वॉल्यूम 2 है मेरी, वॉल्यूम 2 सबके पास है ना भाई? बच्चों ये जून 21 का सवाल है, ये सी फैप 6 जून 21, खुदा का वास्ता ये देख लें, ये सी फैप 6 जून 21 की अटेम्प्ट है आपकी। इसका अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूं, मैं ये क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इसको रीड कर लें एक बार। सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एक बार रीड कर लें प्लीज। सिर्फ प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है, ताकि आपको पता चल जाए कि अगले 2 महीने हमने किस तरीके से तैयारी करनी है। खुदा का वास्ता इसको रीड कर लें एक बार। बच्चों अगर सारे बच्चे मुझे जवाब दे देंगे तो मेरा थोड़ा सा, प्यारे बच्चों, मुझे पता चल जाएगा कि आपके बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बच्चों समझ आती है? इस सवाल में उसने सिर्फ आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछी, समझिएगा आई कैप की हरकत को, खुदा का वास्ता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको उसको बस एक बार समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ये उसने ऑडिट प्रोसीजर आपसे पूछा, यहाँ पे टाइप कैसे करेंगे, ये उसने आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछा। यार एक सेकंड है यहाँ पे। हम्म प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसने आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछा। एमएसए 1 का जो इसने सवाल पूछा आपसे, एमएसए 1 का जो इसने सवाल आपसे पूछा, जो इसने एमएसए 1 का आपसे सवाल पूछा, एमएसए 1 में क्या उसने ऑडिट प्रोसीजर पूछे आपसे? नो। एमएसए 1 में ऑडिट, एमएसए 1 में क्या पूछा? एमएसए 1 में क्या पूछा? एमएसए 1 में उसने आपसे पूछा मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बता दें और ऑडिट रिस्क बता दें। सीफएप में इसी सवाल के ऊपर उसने क्या पूछ लिया? सीफएप में इसी सवाल के ऊपर प्यारे बच्चों उसने क्या पूछ लिया आपसे? इसने आपसे ये चीजें पूछ ली, सही है। सवाल सेम है, बस फर्क क्या था? एमएसए 1 का सवाल आप देखेंगे, एमएसए 1 का सवाल देखेंगे तो जो सेल प्रोसीड है, वो सेल प्रोसीड है वो लेस देन मार्केट वैल्यू है, सही है। जो सेल प्रोसीड है वो लेस देन मार्केट वैल्यू है प्यारे बच्चों, बस ये एक कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम अटेम्प्ट में वो जब एक सवाल बना रहा है उसी को सीपैप 6 में भी जाके पूछ रहा है। समझ आ रही है? तो ये क्लास सीपैप 6 वालों के लिए भी रेलिवेंट है, एमएसए 1 वालों के लिए भी रेलिवेंट है। और मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज होना चाहिए कि सर आप एमएसए 1 के साथ सीपैप वालों को क्यों पढ़ा रहे हैं, और सीपैप वालों को ये एतराज नहीं होना चाहिए कि आप एमएसए 1 के सवाल हमें क्यों करा रहे हैं, सही है। चले बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाएं। भैया मेरी सीपैप 2 भी है बच्चों, जल्दी आ जाए, चलें।
बच्चों ये अपेंडिक्स है, इसको पढ़ना है, इसको रीड करना है। मैं सवाल की रिक्वायरमेंट आपके साथ पढ़ लेता हूँ कि अपेंडिक्स 4 में वो कहता है कि आपको पता है ना, हम 50 नंबर का सवाल कर रहे हैं, हम 50 मार्क्स का सवाल कर रहे हैं, सही है, हमने 50 मार्क्स का सवाल कर रहे हैं हम। जो पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन हमने अब तक एक्सप्लेन करी है उसके 12 मार्क्स हैं। जो हमने सिर्फ रिस्क एक्सप्लेन करा है उसके 11 मार्क्स हैं, सही है। और अभी 6 मार्क्स का हम ये कर रहे हैं प्यारे बच्चों। सवाल की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज एंड एनी पोटेंशियल सेफगार्ड अराइजिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट टू परफॉर्म द प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आउटलाइंड इन अपेंडिक्स 4। Prepare a note that explain the financial reporting implication of the Lahore Builders potential purchase। 4, 6, 10 नंबर का सवाल है, और ये 10 नंबर के सवाल के लिए सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास, अपेंडिक्स 4। प्यारे बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ उसको रीड कर लें, और दो मैंने आपको कहा था सवाल रीड करके आइएगा आप, लेकिन आप फिर भी रीड कर ले मेरे प्यारे बच्चों, कोई मसला नहीं। उमर साहब आप शायद आज ज्वाइन किया आपने, कोई मसला नहीं, आप भी रीड कर ले मेरे प्यारे बच्चों। Thank you for taking on the role of audit manager on the audit of Lahore Builders. As you know, As you know, I was not involved in the tender and acceptance of this audit, but I know that the fee quoted was highly competitive and that the firm wanted to move into the real estate sector. I would appreciate your assistance with an issue. While reviewing the letter from the previous auditor, I noticed the following comment. Our audit of Lahore Builders was impacted by the client's reluctance to discuss the areas of significant management judgment. While eventually we were able to obtain sufficient evidence, we incurred additional costs that we were not able to recoup. Can you explain any professional and ethical issue of this and the implication for this year audit? इसको फिलहाल रहने दें, इसको फिलहाल रहने दें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आ जा, सही है। Additionally, the client is considering acquiring 100% shareholding in a company. The client is considering, वही potential वाला कि potential purchase. The only asset of the company is an empty office building and it has no employees or contracts. The director of Lahore Builders are concerned that they will have to begin preparing group financial statement and would like our advice on how to account for the acquisition. The director have also asked us to provide a valuation services for the proposed purchase, and they are keen for us to accept as they see the cost saving arising if we perform the valuation. As a new audit client, I want to ensure that we can meet their request regard. प्यारे बच्चों इतना सा सवाल है, कोई मसला है इसमें? जल्दी बता दे प्यारे बच्चे, इतना सवाल है। इस सवाल के ऊपर दो रिक्वायरमेंट है। हाँ, इस सवाल के ऊपर दो रिक्वायरमेंट है। मैं वापस आपके सामने रीड कर लूं। पहली रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द लाहौर बिल्डर्स पोटेंशियल परचेस, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज। जल्दी छेती छेती, जल्दी छेती छेती मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दें। यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करें कि मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दें। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। उमर साहब, मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। सोचे ये सवाल सीपैप में आए और आपसे पूछे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बताएं, ऑडिट रिस्क बताएं, ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। बच्चों कोई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन सवाल में? प्यारे बच्चों कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है? यही मसला है। एमएस7 वाले आप तो बताएं, आपको तो एफएफआर पास है भाई। मिदत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्यारे बच्चों।
पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, इट इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इट इज नॉट, या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा या बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो IFRS 3 IFRS 10 अप्लाई होगा, और अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो IAS 16 अप्लाई होगा। प्यारे बच्चों ऐसा ही है ना, आप समझने की कोशिश करें। आप एक कंपनी तो एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी का कोई बिजनेस थोड़ी है। एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसके पास, एक खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना कस्टमर है, ना कोई उसके बिजनेस है, ना कोई इंप्लॉइज है। तो आपका कोई इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो है नहीं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आप कंपनी एक्वायर थोड़ी कर रहे हैं, आप उसका एसेट एक्वायर कर रहे हैं। कंपनी की कोई वर्थ थोड़ी है, उस एसेट की वर्थ है। अगर फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आपसे कहता है कि मैं 1,000 रुपए की आपको अपनी कंपनी बेच रहा हूं, और उसके एसेट 900 रुपए के, उसके एसेट ही 900 रुपए के, तो आप कहेंगे कि भाई ये तो कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट पास हो चुका है, ये एसेट ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन है, ये एसेट ही सिग्निफिकेंट पोर्शन इस कंपनी का। तो मैं कंपनी एक्वायर थोड़ी कर रहा हूं, मैं क्या एक्वायर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं क्या एक्वायर कर रहा हूं, मैं एसेट एक्वायर कर रहा हूं। सिमिलरली मेरी बात सुनिएगा, मैं एक कंपनी मुझे कहती है मैं 10,000 रुपए की आपको अपनी कंपनी बेचूंगा, मैं कहूंगा तुम्हारे एसेट 100 रुपए के। अबे एसेट 100 रुपए के 10,000 की क्यों बेचोगे? वो कहेगा भाई इसलिए बिकॉज मेरे पास जो कस्टमर है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, महीने का रेवेन्यू 5 लाख का है। सुनिएगा मेरी बात को, महीने का रेवेन्यू लेट से 5 लाख रुपए का है, सही है। एम्प्लॉयज है जो कि सारे ट्रेंड है, एम्प्लॉयज है जो कि सारे ट्रेंड, उनको पता है कौन सा काम करने। सप्लायर रॉ मटेरियल, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है, मेरे पास सप्लायर। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ। यहाँ बिजनेस एक्वायर नहीं कर रहा, यहाँ पे टेक्निकली क्या एक्वायर कर रहा हूं मैं? बच्चों समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये मसला है, समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपके लिए मैंने ये भी कर दिया है, IFRS 3 does not apply to the following transactions: the accounting for the formation, the acquisition of an asset or a group of it that does not constitute a business। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो explain the financial reporting implication, explain the financial reporting implication। the financial reporting implication is कि it may not be a business combination, therefore there is no need to consolidate। बच्चों यहाँ पे कोई कोड ऑफ एथिक्स का मसला है? सायरा आप क्लियर है? यस एग्जैक्टली। सिनर्जीज इसलिए नहीं है बिकॉज कोई सप्लायर कोई कस्टमर नहीं है ना। प्यारे बच्चों कोड ऑफ एथिक्स जल्दी से बता दें, आके आपको कोड ऑफ एथिक्स जल्दी से आके आपको कोड ऑफ एथिक्स बता दें, कौन सी सर्विसेज अप्लाई हो रही है। बिल बहुत जबरदस्त मेरा बच्चा, बहुत जबरदस्त। दिस इज अ वैल्यूएशन सर्विसेज, दिस इज अ वैल्यूएशन सर्विसेज। आप एक वैल्यूएशन सर्विसेज देने जा रहे हैं, आपने सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है या पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है। अगर तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है तो क्या अमाउंट मटेरियल है, या तो अमाउंट मटेरियल होगा या अमाउंट मटेरियल नहीं होगा। अगर तो अमाउंट मटेरियल है, कोई भी सेफगार्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट को रिड्यूस नहीं कर सकते, देयरफॉर आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर मटेरियल नहीं है तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन थ्रेट तो अभी भी मौजूद है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो अभी भी मौजूद है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, PR करना पड़ेगा। PR का मतलब प्रिपेयरर कोई और होगा, जबरदस्त फातिमा लेक्चर देखा हुआ है, प्रिपेयरर कोई और होगा, रिव्यूअर कोई और होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और मुझे नहीं पता सवाल में लिस्टेड है कि अनलिस्टेड। अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं, लेकिन मैं पूरी डायग्राम बना देता हूँ। अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है तो मटेरियल एंड जजमेंट अगर दोनों पूरी हो जाती हैं, यस, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। दोनों में से कोई एक होती है, दोनों में से कोई एक होती है, या तो मटेरियल है जजमेंट नहीं है, या तो मटेरियल है जजमेंट नहीं है, जजमेंट है मटेरियल नहीं है, या मटेरियल जजमेंट दोनों नहीं है, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन सेल्फ रिव्यू थ्रेट अभी भी होगा। प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेम PR यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये सुनिएगा मेरी बात को, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्यों है प्यारे बच्चों? आप एक एसेट की वैल्यूएशन कर रहे हैं, कल को यही एसेट इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में PP में आएगा, और इसी PP के ऊपर आप एक ओपिनियन दे रहे होंगे, देयरफॉर इट विल क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक, और एडवोकेसी थ्रेट भी, बिल्कुल एडवोकेसी थ्रेट भी है, बिल्कुल। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? सवाल में अपेंडिक्स 3 हमने आज की क्लास में नहीं करा, आपका अगेन होमवर्क है, अगेन होमवर्क है। और ये वाला पार्ट प्यारे बच्चों अभी हमने नहीं करा, ये भी आपका होमवर्क है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों?
ये देखें, ये कुछ फायदा हुआ प्यारे बच्चों। ये कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ आईएफआरएस ऐसे हैं जो कि वो एमएसए 1 में पूछ रहा होता है। अब चूंकि वो पूछ चुका है तो उसके अब वो कहाँ टेस्ट करेगा उसको, वो सी फैब 6 में उसको एग्जामिन करेगा। सेम सवाल आपके पास सी फैब 6 में भी आ सकता है बच्चों। डन हो गया बच्चों? कुछ फायदा हुआ लेक्चर का? तो एक ऐसा सवाल जिसमें कोड ऑफ एथिक्स भी हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी एक्सप्लेन हो रही हैं, ऑडिट रिस्क भी हो रहा है, ऑडिट प्रोसीजर भी हो रहा है। तो इंशाल्लाह ऐसे हम 10-15 सवाल करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी प्रैक्टिस होगी। और आप देखिए सुनिएगा, हम 50 नंबर का सवाल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 50 मार्क्स का सवाल कर रहे हैं। तो ये 2-3 क्लासेस में ही होगा, 2-3 क्लासेस में ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला, माजरत आज 10 मिनट में लेट हो गया। इंशाल्लाह इसी हफ्ते हमारी इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस और होंगी। साथ साथ मेहनत करनी है प्यारे बच्चों, आपने भी रिवाइज करना है। इन सवाल में ये मैटर नहीं करता कि हम 10 सवाल करते हैं, 20 सवाल। आपके पास सी फैप्स के सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, उसके अंदर हम सारे पास्ट पेपर्स कर चुके हैं प्यारे बच्चों। हम मजीद प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। और उस मजीद प्रैक्टिस का पर्पस ये है कि क्या आप सवाल पिक कर पा रहे हैं, क्या आपको वो टेक्निक जो मैं सी फैप 6 में आपको बताता हूँ, वो टेक्निक दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, क्या आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे? डन हो गया प्यारे बच्चों? अगर वो वैल्यूएशन किसी और के पास जाएगी उमर, तो एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है ना। यही वैल्यूएशन लेके आप बैंक के पास चले जाओ, बैंक से पैसा लेना, तो एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है ना। जजाकल्ला मेरे प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है वापस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।